हम लोगों ने क्या क्या बेसिक बेसिक पढ़ के आइडिया देख लिया, लॉजिक देख लिया, रीजनिंग देख लिया। अब अंदर घुसेंगे, जैसे प्री टेस्ट डिजाइन, पोस्ट टेस्ट डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। ये सब शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जो कि सोचा होगा कि सर तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं की, पढ़ाए ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको लेयर बाय लेयर हम पढ़ा रहे हैं, ताकि एक सर्टेन फैमिलियरिटी, जैसे कहते हैं रिसर्च मेथड अब एक ऐसी चीज है, हमको लगता है कि जो लोग, मतलब हम लोग तो शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, आप लोग सब नहीं, इसके पहले तो नहीं पढ़े होंगे कहीं डीप में अच्छे से, बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि क्या क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही पढ़े होंगे। लेकिन ये एक ऐसा चीज है कि जैसे नहीं कहते मैथ, पहले 10th का पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे तभी 10th का समझ में आएगा, 9th का समझ में आएगा, तो थोड़ा वैसे ही है। इसी कारण से हमको ऐसे ब्रेक करके आप लोगों को पढ़ाना पड़ा, नहीं तो एक बार ही सीधे हम घुसते चल जाते तो सारा माइंड से बाउंस कर जाता। पेंट के जैसा है, लेयर बाय लेयर। एक सेकेंड, इस डाउनलोड कर ले इसको टू। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा है, आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। सर्वे रिसर्च का मेन जो होता है तरीका, मेन टूल क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे दिए जा सकते हैं। आज के टॉपिक का नाम है सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी मेन चीज क्या होती है, मेन प्रॉपर्टी प्रश्न पूछना। अब प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, दो तरीके से, या तो क्वेश्चनर बना के, प्रश्नावली बना करके, ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चनर प्रश्नावली बना करके, जैसे 16 PF है। 16 PF तो देखे होंगे सभी लोग, कोई ऐसे हैं जी जिन्होंने सर। नहीं देखा है 16 PF? सर देखिए। चलिए तब तो ठीक है। पीजी में हम लोग के यहाँ पे 16 PF का हिंदी वर्जन जो है ना अवेलेबल है। तो चलो हम लोग आते हैं कि सर्वे रिसर्च में मुख्य चीज क्या है। मुख्य चीज है सर्वे रिसर्च का जो मुख्य टूल है, ठीक है, मेन टूल जो है वो क्या है, प्रश्न पूछना है। और प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, अगर रिटर्न में आपने पूछा तो क्वेश्चन आयर, और ऐसे पूछा मौखिक तो इंटरव्यू। अब देखिए, एक बात इसमें पूछना है कि क्वेश्चन आयर जो हम बनाएंगे, जब भी हम प्रश्नावली बनाएंगे, प्रश्नों की एक लिस्ट बनाएंगे, या तो MCQ वे में बना सकते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं ना, या कैसे भी बना सकते हैं प्रश्नावली। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड की बात होती है नहीं, प्रश्नावली जब भी होगी तो क्या होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, यानी संरचित होगी, एक संरचना होगी उसकी, और संगठित नहीं हो सकती है। प्रश्नावली जब भी होगी उसका एक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसकी एक रूपरेखा होगी, उसकी स्वयं की एक रूपरेखा होगी, एक स्ट्रक्चर होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। मौखिक जो इंटरव्यू होगा, अब इंटरव्यू हम मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हैं सर्वे के लिए। तो इसमें दो चीज हो सकती है, या तो स्ट्रक्चर हो सकता है, रूपरेखा, है ना, तीन चीज, या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड, या तो अनस्ट्रक्चर्ड।
क्या है तीनों? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि हमने क्या किया, इंटरव्यू की रूपरेखा इंटरव्यू लेने से पहले ही तैयार कर ली है। ठीक है, हम बहुत रेडी है इस चीज के लिए कि इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा। प्रश्न पहले ही तैयार कर लिए हैं, प्रश्नों का क्रम पहले ही तैयार कर लिया है, उसको अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया है। पहला सेक्शन 5 मिनट का होगा, दूसरा सेक्शन 10 मिनट का हो, जो भी हो। पहले सेक्शन में निजी जानकारियां होंगी, दूसरे सेक्शन में उसके सामाजिक जीवन की जानकारियां हों, तीसरे सेक्शन में उसके गोपनीय जीवन की जानकारियां हों, और चौथे सेक्शन में अन्य इस तरीके से कुछ भी जो है। तो क्या करते हैं, सेक्शन वाइज बांट देते हैं। सेम चीज हम लोग प्रश्नावली में भी कर सकते हैं। तो जहां भी आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं, चीजों को एक संरचना बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड रूप दे रहे हैं। आप लोग देखिए, जैसे ये है ना, हम इस तरीके से बोर्ड पे लिख रहे हैं, ऐसे ही करके लिखते जाइए, ताकि ये शॉर्ट सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्या, अब सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि हमने रूपरेखा तो बनाई है, पर थोड़ा फ्रीडम भी है। अब आपको पूछा जाएगा अगर कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की लिमिटेशन क्या है ना, सीमाएं क्या है, तो सीमा यही है कि उसमें फ्रीडम नहीं मिलता है सर। क्यों नहीं मिलेगा फ्रीडम? क्योंकि सब कुछ तो पहले ही स्ट्रक्चर करके रखा है ना, उस स्ट्रक्चर से दाएं बाएं हम चीजों को नहीं भागने देते हैं। अब स्ट्रक्चर इंटरव्यू का यही सीमा है कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। उस जिस इंफॉर्मेशन के लिए आपने उसको रखा है, केवल वही इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। लेकिन कई बार क्या होती है कि रिसर्चर जो इन्फॉर्मेशन चाहता है या सोचा होता है कि हमको ये चीजें पता करना है, कई बार उसके अलावा जो चीजें उसको पता चलती है वो भी बहुत क्रूशियल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। हो सकता है रिसर्चर के माइंड में वो चीज ना आया हो उस वक्त प्रश्नावली बनाते टाइम, कि कोई और इन्फॉर्मेशन, कुछ और पॉइंट गैदर करना है, कुछ और पूछना है, बातचीत के दौरान आ गया। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ये हुई कि फ्लेक्सिबिलिटी हुई, थोड़ा लचीलापन होता है। समझ रहे हैं? थोड़ा लचीलापन होगा कि अब क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, वो एक स्ट्रक्चर के अराउंड रखा, बट थोड़ा बहुत आसपास जो है दाएं बाएं भी कर सकते हैं। और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एकदम इसका पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब बुला लिया इंटरव्यू में, और अब जैसा इंटरव्यू चल रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूँ, रियल टाइम उसके हिसाब से चीजों को मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे कुछ आप लोग मॉक टेस्ट और इंटरव्यू देखते होंगे, तो मॉक टेस्ट और इंटरव्यू सब जो यूट्यूब पे आते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप लोग कुछ में देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड लगता होगा कि सबसे एक जैसे सवाल कुछ पूछे जाते हैं, बेसिक्स। लेकिन उसके बाद जो है ना, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड पे लोग मूव कर जाते हैं। तो ये चीजें भी हो जाती है कि इंटरव्यू स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड कैसा भी हो सकता है। 3 तरीका हो सकता है डेटा कलेक्शन का। अब डेटा एनालिसिस में ज्यादा सुविधा किससे होगी? अगर मान लीजिए मेरा लार्ज सैंपल है, एक प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं हम लोग, कि जो चीजें, मतलब हम एक रिसर्चर है और हमको, मेरा सैंपल बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा सैंपल है, 1,000 लोगों का सैंपल है मेरे पास, और उन 1,000 लोगों के सैंपल पे हमें करना है सर्वे। तो आप बताओ कि 1,000 लोगों के सैंपल पे जब आपको सर्वे करना होगा, तो कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे बीइंग अ रिसर्चर? प्रश्नावली बना करके देना या इंटरव्यू बना करके देना? सर नीचे जो लिखे हैं तो अनस्ट्रक्चर ही लिखे इंटरव्यू। हैं हाँ सबसे नीचे। हाँ, ये अनस्ट्रक्चर्ड, हम ठीक से लिख देते हैं इसको, अनस्ट्रक्चर्ड। चलिए, यहाँ पे सी है ये वाला, स्ट्रक्चर। हाँ, क्या बोल रहे थे? इंटरव्यू, एक एक रिस्पॉन्स आया इंटरव्यू, अदर नहीं, किसी का रिस्पॉन्स? क्वेश्चन आयर होगा ना, क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर आप चुनेंगे, लार्ज सैंपल है तो। ओके, और किसी को कुछ लग रहा है कि चुनने में दिक्कत होगी? कैसे ये डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यू चुने या स्ट्रक्चर चुने, क्वेश्चन आयर चुने? ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे? हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी को ऐसा भी लग रहा है? देखिए, अगर सिर्फ डेटा की बात है कि लार्ज डेटा है, लार्ज सैंपल है मेरे पास, तो क्या करना सही होगा? तो 2 आंसर है, एक इंटरव्यू और एक प्रश्नावली। दोनों आंसर सही भी है, दोनों गलत भी है। कैसे?
आपके पास केवल लार्ज डेटा है, लेकिन आपको स्टडी का नेचर तो पता नहीं है ना। तो सही आंसर क्या होना चाहिए कि स्टडी का नेचर मुझे पता नहीं है, तो नेचर पे डिपेंड करेगा कि स्टडी का नेचर क्या है, उस पे कि ज्यादा अच्छा कौन सा मेथड रहेगा, इंटरव्यू या प्रश्नावली। हाउएवर नेचर के एब्सेंस में एक मोटा मोटी अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि प्रश्नावली ज्यादा आसान रहेगी, लेकिन ये आप अनुमान लगा सकते हैं, आप इसको सही आंसर नहीं बोल सकते हैं। पूछिए क्यों। हमने ट्राइबल्स के ऊपर रिसर्च करना है, सोशल साइंस का रिसर्च करना है, ठीक है। मान लीजिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर इन ट्राइबल वीमेन, जो मैटरनल हेल्थ केयर होता है ना, महिलाओं को जो सरकारी सुविधाएं मिलती है मातृत्व के समय पे, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो आयरन गोलियां और क्या क्या, तो उस तक क्या रीच पहुंच रहा है। एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च हमको करना है कि ट्राइबल वीमेन तक उसका क्या रीच है उस प्रोग्राम का। तो उसमें अगर आप लार्ज सैंपल आपको कलेक्ट करना है, मान लीजिए 10 लाख की आबादी है ट्राइबल इलाके की, 10 लाख की आबादी में मान लीजिए कि 4 लाख, 4 से 6 लाख के बीच में आपकी महिलाएं होंगी उसमें। तो उसमें आप सॉर्ट कर लीजिए कि कितनी परसेंट महिलाओं का रिप्रोडक्टिव एज में फॉल करती हैं, जो कि या कभी माँ बनी होंगी या तो अभी हैं, तो रिप्रोडक्टिव एज जो पार कर चुकी है, उसका आप सैम्पलिंग अगर करेंगे, मान लीजिए बेयर मिनिमम आपने 1000 रखा और आप प्रश्नावली बना दिए, तो अब जो ट्राइबल वीमेन है उसमें आपको एजुकेशन का परसेंटेज बहुत अच्छा तो मिलने वाला है नहीं, मिलेगा? नहीं। तो एजुकेशन का परसेंटेज जो है ट्राइबल महिलाओं में नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। तो आप प्रश्नावली चाह के भी लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। आप लगाएंगे क्या? इंटरव्यू। तो हम लोग को जब रिसर्च मेथड पढ़ना है, समझना है ना, ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड पे आके, जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मेरे सामने एक टॉपिक हो, अब जैसे हम एक टॉपिक दिए, मान लीजिए आप लोग के माइंड में कुछ अलग टॉपिक का है, दूसरा कोई टॉपिक है कि इस चीज पे स्टडी करना है, तो फिर उस पे देखिए कि कैसे लगेगा, क्या लगेगा। तो इस केस में जहां मेरे पास लिटरेसी एक बाधा बन गई, ठीक है, शिक्षित होना एक बाधा बन गई, तो हम प्रश्नावली नहीं दे सकते थे, हम इंटरव्यू कर सकते हैं। अब एक और बात हो जाती है कि हाँ सर, प्रश्नावली, किसी को लगता है कि अशिक्षित होने के बाद भी या शिक्षा का स्तर कम होने के बाद भी प्रश्नावली किया जा सकता था? किसी को ऐसा लग रहा है? नहीं। शिक्षा का स्तर कम है तो प्रश्नावली बिल्कुल नहीं कर सकते किसी के ऊपर? कर सकते हैं सर, खुद से सर, पूछ करके खुद से हम पूछेंगे फिर टिक करेंगे। एग्जैक्टली यही हम सुनना चाह रहे थे। तो वहां भी प्रश्नावली दिया जा सकता है, लेकिन प्रश्नावली क्या होगा, प्रश्नावली भी क्या होती है, सेल्फ रिपोर्टेड होती है, ठीक है। एक, तो यहाँ पे जो हम प्रश्नावली कहेंगे ना, उसको कहेंगे सेल्फ रिपोर्ट। देखिए, एक होती है सेल्फ रिपोर्टेड, इसके दो प्रकार समझ लीजिए। एक होते हैं सेल्फ रिपोर्टेड, सेल्फ का मतलब पर्सन खुद करेगा, तो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चन का हम लोग यूज करेंगे? नहीं करेंगे। इसको समझ लीजिएगा आगे, ठीक है, डॉक्टर की तरह से हम लिख देते हैं सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चन। और दूसरा जो है सिर्फ क्वेश्चन आयर, इसको रख लीजिए। तो जब सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चन आयर की बात आती है, तो आप क्या कहेंगे कि सर, जब ऐसी चीजें हो जाएगी कि ट्राइबल इलाके के विभिन्न पे हम करेंगे, तो वहां पे हम क्वेश्चन तो आपसे पूछे, मान लीजिए हम इंटरव्यू में बैठे, हम आपसे पूछेंगे कि आपको इस पे एक स्टडी करनी है और आप बताओ कि सर्वे करना है आपको, तो क्या यूज करोगे, क्या यूज करना चाहिए, प्रश्नावली यूज करना चाहिए, इंटरव्यू यूज करना चाहिए? सर एक आपको बार और किसी, रिपीट कीजिए तो, जो बोले हैं अभी। हम अगर मान लीजिए कि हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं और आप सामने बैठे हैं, या आप इंटरव्यू में बोर्ड में बैठे हैं, हम सामने बैठे हैं, तो आप हमसे पूछेंगे क्या कि बताइए, ट्राइबल वुमेन पे एक सोशियोलॉजिकल सर्वे करना है हमको, और एजुकेशन का लेवल ऐसा ऐसा है, तो दोनों में से क्या आप कर सकते, क्या करना सही रहेगा, प्रश्नावली करना सही रहेगा या इंटरव्यू करना सही होगा? तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि सर, डिपेंडिंग अपॉन सैंपल साइज, अगर हमारा सैंपल साइज लार्ज है तो प्रश्नावली करना सही होगा, लेकिन एजुकेशन वाली बात है तो फिर आपसे तो बोलेंगे सर, सेल्फ रिपोर्टेड नहीं देंगे क्वेश्चन आयर।
है ना, हम खुद से क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करेंगे, हाँ तो फिर ठीक है। या फिर इंटरव्यू कर सकते हैं, तो बोलेगा 1000 आदमी का इंटरव्यू आपको करना ठीक लगता है, तो फिर आप पूछिएगा स्केल क्या है स्टडी का। अगर पीएचडी की स्टडी है तो 1000 आदमी का इंटरव्यू क्या आ सकता है, 5 साल है, काफी है, 5 साल में 1000 का इंटरव्यू करना कोई बड़ी बात तो नहीं। अच्छा, आप लोग को एक बात पूछते हैं, प्रैक्टिकली सोचिएगा, 1 महीने में कितना आदमी का इंटरव्यू कर लीजिएगा आप लोग को, अगर डेटा कलेक्ट करने दिया जाए तो? सोच समझ के बताइएगा, देखिए जरा कितना रियलिस्टिक अंदाज है। सर पहले तो ये पता रहेगा तब ना हमको उससे पूछना क्या क्या है, और एक पर पर्सन पे कितना टाइम लगता है, तब तो हमको पता चलेगा ना, अचानक तो नहीं ना। मान लीजिए आपको पता चल गया, आपको दे दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जिसमें 1 घंटे लगभग लगता है इंटरव्यू लेने में एक आदमी का, तो 1 महीने में कितना कर लीजिएगा इंटरव्यू, अगर आपको पैसा मिल रहा हो वही चीज करने का, तब फ्री वाला नहीं, रिसर्च एसोसिएट अगर हो आप तब। 1 दिन में 10। और किसी का कोई आंसर? सर पैसा मिल रहा होगा तो अधिक से अधिक करने का सोचेंगे, अधिक से अधिक करेंगे। पैसा मतलब रिसर्च एसोसिएट एक पोजीशन होता है, जैसे प्रोजेक्ट निकलता है ना, फिर कोई स्टडी करनी है तो उसके लिए जो है ना लोगों वैकेंसी निकलती है, जब तक वो स्टडी चलेगी तब तक आपको पैसा मिलेगा। ये 1 साल का पीरियड रहता है या 2 साल 4 का, 5 चार या 5 एक दिन में कर पाइएगा। ये कौन बोला आंसर? हाँ निधि। ठीक है, और कोई है जिसको लग रहा है इससे भी कम कर पाएंगे? नहीं सर 5 तो ठीक है, मतलब कि 1 महीना में 150 से 200 के बीच कर लेंगे, मतलब तो एक दिन में आप 4-5 करेंगे तो 5, 5 हाँ ठीक है। 5 तो अब 150 देखिए, हुआ। हाँ अब देखिए, इतना आप कर लेंगे लेकिन उतना आपको आदमी मिलेगा तब ना। आप तो ये सोच रहे हैं कि इंटरव्यू करना है, आप ये नहीं ना सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट को भी लाना है, समझे? हाँ ये बात भी है। एक्चुअल प्रॉब्लम वही होता है सब्जेक्ट के रिसर्च में। अनुसार तो 1-2 ही मिलेगा। यही है बीइंग रियलिस्टिक रिसर्च मेथड में। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखिएगा तो आपको एक दिन में 1 से 2 सब्जेक्ट अवेलेबल हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो भी आप बहुत कंसिस्टेंट लगे हुए हैं तब, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट का अपना भी काम होगा, और सब्जेक्ट क्यों आपका रिसर्च करेगा। आईआईटी बॉम्बे का एक डिप्रेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो बन रहा था, तो उसके स्टडी ग्रुप में जो है हम भी उसमें वॉलंटियर किए थे, लेकिन 3 महीने का वो प्रोग्राम था, 2 महीने तक हम किए, तीसरा महीना हम ड्रॉप आउट कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा उसका क्वेश्चन आयर था ना, 2.5 घंटा लगभग खाली उसका क्वेश्चन आयर भरने में लग जाता था। और उसके बाद बोला कि सॉफ्टवेयर का एक्सेस आपको हम फ्री देंगे, हम बोले नहीं चाहिए हमें। तो ये होगा कि जब आप सब्जेक्ट को बुलाएंगे, आपका रिसर्च डिजाइन ऐसा है कि बहुत लेंदी है और आप सब्जेक्ट को पहले नहीं इन्फॉर्म करेंगे, आप उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे, आप सिर्फ ये बोलेंगे कि हमको स्टडी, मतलब आपको लगेगा कि बस फंसा लो किसी तरह सब्जेक्ट को, तो भी जाकर के दिक्कत होती है। मेरे साथ यही हुआ था। तो जो रिसर्च एसोसिएट थे उससे बात हुआ आईटी बॉम्बे, तो वो बोली कि हाँ ऐसे ऐसे, उसने ये इन्फॉर्मेशन मेरे से छुपा ली कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतना ज्यादा टाइम लगा करने में। फर्स्ट टाइम पे उसने टेलीफोनिक जो है कर लिया, तो 1 घंटा बात करते करते निकल गया, पता नहीं चला। वो उधर से क्वेश्चन से कर रही थी, अगले बार से हमको थमा दी। अब हम कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटिटिव है, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा जा रहा है, तो मूड अलग खराब हो रहा है कि लॉजिक भी लगाओ। तो प्रैक्टिकली क्या होती है, ये सारी चीजें भी होती है। अब ये सारी चीजें हम क्यों समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सब चीजें लिख के नहीं आएगा समझ में, कुछ चीजों को ना कॉमन सेंस वाइज समझना है, देखना है, मतलब थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि सर्वे रिसर्च या कुछ भी रिसर्च करेंगे तो उसका जो प्रैक्टिकल चीजें है उसका हम लोग को आइडिया मिल रहा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग के सॉल्व होंगे। लिमिटेशन पूछ दिया सर्वे रिसर्च का क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये लिमिटेशन हो सकता है। बेनिफिट क्या हो सकता है, बेनिफिट ये हो सकता है, डीपर जा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन को हम सीख कर रहे हैं उसको अगर डीपली जानना है, उसको वेरीफाई करना है, तो हम और कुछ क्वेश्चंस जो है वहां पे ऐड कर सकते हैं।
तो इंटरव्यू जो है ना ज्यादा डीपर मेथड है सर्वे रिसर्च का। क्लियर है? ये लिख लीजिए, इंटरव्यू इक्वल टू डीपर मेथड, गहराई से चीजों को जानने के लिए। जैसे नहीं होता है कभी कभी, कम एज में हम थोड़ा बेवकूफ थे, तो हमको एक सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए एयरलाइंस की एक कंपनी में इंटरव्यू दिए थे। तो हमको पूछा व्हाई शुड आई हायर यू, हम तुमको नौकरी पे क्यों रखे? तो हम बोले कि वेपन का जितना भी पार्ट पुर्जा, अगर एक एक पार्ट पुर्जा को 10 आदमी अलग अलग फ्लाइट से भी स्मगल करेगा तो केवल पार्ट पुर्जा से हम पहचान लें कि ये वेपन का पार्ट है। तो उसके बाद फिर क्या किया कि वो जो कमेटी थी वो हमको सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं, वो कस्टमर रिलेशंस के लिए हमको डाल दिया। हमको समझ में नहीं आया कि है इतना अच्छा आदमी जो तुम्हारे पास हो सकता है कि कोई भी हथियार का पुर्जा अगर स्मगल करेगा आदमी, जैसे कोई भी हथियार अगर एयरपोर्ट से स्मगल किया जाता है तो उसको समूचा तो स्मगल करेगा नहीं, एक बोल्ट इधर खोला, एक पोर्शन वहां डाला, एक दूसरे सामान में कोई चीज का उसको पार्ट बना दिया मशीन का ऐसे करके। तो हम बोले कि हम एक्सरे मशीन पे रहेंगे ना तो हम पकड़ लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज है। तो हमको लगा कि बहुत खुश होगा इस बात से। बाद में हमको जब उसमें दे दिया कस्टमर रिलेशन में, जब हमको रिकमेंड कर दिया तो हमको समझ में आया कि कोई भी कंपनी लफड़ा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, मेरा काम स्मूथली निकल जाना चाहिए, रिपोर्ट मेरा टेबल पे रिपोर्ट साफ सुथरा रहना चाहिए। तो इसी कारण से हमको कस्टमर रिलेशन दे दिया। हम बोले कस्टमर रिलेशन वाला काम करके क्या करेंगे? तो यही होता है कि इंटरव्यू क्या है कि चीजों को डीपर जानने में मदद करता है। उसने पूछा हमसे और हमने तोप छोड़ दिया, बस बोला नहीं चाहिए। तो इंटरव्यू हमेशा ये चीज हो गई। ठीक है, अरे क्यों छोटा बड़ा हो जाता है? अब देखिए स्टेप्स इन कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च। ठीक है, तो आप यहाँ पे जिनको इंग्लिश में लिखना है वो यहाँ पे केवल स्टेप लिख लीजिए। ठीक है, नीचे वो पूरा मत लिखिए, नीचे हम समझा देंगे उसको। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो ये दिख रहा है, स्टेप 4 दिख रहा है, तो वो लिख सकते हैं। पहले स्टेप 1 लिख लीजिए, इसको हम समझा देते हैं, हिंदी में भी बता देते हैं। स्टेप 1 में हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, स्टडी के लक्ष्यों का निर्धारण करना। स्टेप 1। स्टडी के बोले सर? हाँ, स्टडी के लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी शोध के लक्ष्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले क्या करना होगा जब हम सर्वे रिसर्च करेंगे, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च मेथड में ये होता है ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है कि रिसर्च का ही टाइप है। तो सबसे पहले तो वही है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, आखिर प्रश्न क्या है मेरा, है ना, हम क्या जानना चाह रहे हैं। तो यही है कि स्टडी के लक्ष्यों का निर्धारण करना। तो आप बैठ करके स्थिर से पहले लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमको ये चीजें जो है स्पष्टता चाहिए। यहीं पे आ जाती है इसके अंदर जो हम लोग रिसर्च मेथड्स में पढ़े थे, ऑपरेशनलाइजेशन और ये वो, कि कोई चीज को कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट हम लोग पढ़े थे ना, कि कंसेप्ट आम बोलचाल की भाषा है, कंस्ट्रक्ट का मतलब है जिसको मापा जा सके। ठीक है, जैसे स्मार्टनेस एक कंसेप्ट है कि बंदा स्मार्ट है, लेकिन इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है जिसको नापा जा सकता है, आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्टिंग के जो टूल्स हैं उनका यूज करके आप टेस्ट कर सकते हैं, पर स्मार्टनेस का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्मार्टनेस सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि स्मार्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है डिफाइन द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, मतलब पॉपुलेशन को, डिफाइन को क्या बोलेंगे, परिभाषित करना। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो किसके ऊपर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, यही बात हुई पॉपुलेशन को परिभाषित कर।
तो अब जो पॉपुलेशन हम लोग निर्धारित करेंगे तो उसमें सब में कुछ एक चीज तो कॉमन होगी ना, एटलीस्ट वन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। इस पॉइंट के नीचे लिख दीजिए, पॉपुलेशन के सभी पॉइंट्स में इंसान थे। अगर आपने एज ग्रुप डिफाइन कर दिया तो आपने पॉपुलेशन डिफाइन कर दिया कि इस एज ग्रुप में, तो क्या होता है कि कोई ना कोई एक जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम से कम रहने ही चाहिए, और रहने क्या चाहिए, कम से कम एक तो रहता ही है। वरना स्टडी का मतलब क्या है, जैसे ही आप प्रश्न बताएंगे या जैसे ही आप अपना एम्स बताएंगे तो एक ना एक चीज आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद स्टेप 2 के अंदर एक और पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इससे शोध को एक दिशा भी मिलती है। स्टेप 3 लिख लीजिए, सर्वे का निर्माण करना या सर्वे का डिजाइन बनाना। अब डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते थे, किसी को याद है प्रैक्टिकल कॉपी में जब लिखते थे आप लोग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो उसमें पूरा कुछ बताते थे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे नापा जाएगा, है ना, क्या क्या करेंगे। तो वही डिजाइन है, मतलब ये ब्लूप्रिंट है। पहले हमने देख लिया करना क्या है, दूसरी चीज देख लिया कि किस पर करना है, और तीसरा ये चीज है कि क्या करना है। ठीक है, तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट सर्वे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्वे को डिजाइन करेंगे सबसे। ठीक है, तो डिजाइनिंग में क्या क्या चीज आती है इसमें, 3 नंबर पॉइंट जो लिखे, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट सर्वे, सर्वे को डिजाइन करना, उसके अंदर एक बुलेट पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, टूल्स का चयन, प्रश्नों का चयन, दूसरा लिख लीजिए प्रश्नों का चयन। क्या क्या करते हैं इसमें, टूल्स का चयन करते हैं। अगर ऑलरेडी कोई टूल है बना हुआ तो वो चयन कर लेंगे हम लोग। जैसे इंटेलिजेंस की टेस्टिंग अगर कर रहे होंगे तो इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे टूल्स बने हुए, तो जो सा टूल हमको सुटेबल लगेगा उसका चयन कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर टूल नहीं है कोई जो मेरे पर्पस को सही सही बताता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक नया टूल का निर्माण कर देंगे। तो वैसे केस में क्या हो गया कि नए प्रश्नों को हम उसमें समाहित करेंगे, नया प्रश्न लेकर के नया टूल बनाएंगे, या तो ऑलरेडी जो किसी का टूल बना हुआ है उसका एक नया वेरिएशन हम बना देंगे उसमें कुछ ऐड करके। तो ऐसे आप देखेंगे कि क्या होता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स का अलग अलग वेरिएशन भी लोगों ने बनाया हुआ है अलग अलग पर्पस के लिए। कुछ लोग नया ही बना देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अनुवाद कर देते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं और अपना जो है नया नाम से उसको टूल बना देते हैं। तो जब पढ़ा लिखा आदमी उसको देखता है, समझता है, तो फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि मतलब क्या ही कर लिया आदमी। तो ये सब अपना रिस्पेक्ट कम करने के लिए आदमी करता है। जब उसको लगता है कि हमको बहुत रिस्पेक्ट हो गया तो चलो कुछ ऐसा काम करते हैं ना कि फील्ड में लोग हमें कम रिस्पेक्ट करें। ग्रेजुएशन पीजी का बच्चा तो इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ हम फलना टूल बनाए बस। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा तो बोलेगा भै, तो चार वो किताब पढ़ के सबका कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, वो कह दिया हो गया किताब। तो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट द रिसर्चर कंडक्ट्स अ पायलट स्टडी। तो आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कर देते हैं, इसी में तीसरा पॉइंट लिखिए, पायलट स्टडी करना। पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है, सर्वे जो आप बनाए हैं डिजाइन, उसका भी बहुत छोटा सा फॉर्म, ये नहीं कि 200 क्वेश्चन का सर्वे है तो 200 क्वेश्चन का सर्वे लेकर के निकल गए एक बड़े ग्रुप पर करने। सैंपल भी बहुत छोटा होगा, जैसे 200 का सर्वे,
तो 200 क्वेश्चन का सर्वे है तो 200 क्वेश्चन का नहीं करेंगे हम, 50 क्वेश्चन का करेंगे, 40 क्वेश्चन का करेंगे उसमें। यानी कि एक बार उसको ट्रायल मेथड कहते हैं। ट्रायल करके देख लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा है हमसे। जैसे मान लीजिए कि आपने रिसर्च डिजाइन बना लिया सर्वे करने का, लेकिन अब सर्वे करने से पहले आपके डिजाइन में आपके पार्टिसिपेंट को निर्देश जो चीजें देनी थी उसको आपने सही से नहीं बनाया। जैसे मेरे केस में हुआ, उसने सही से निर्देश नहीं दिया, या तो जानकारी उसने चुपचाप चाप ली, या तो जो स्टेप था प्रॉपर डिजाइन किया था तो उस डिजाइन में उसने ये नहीं इंक्लूड किया कि पार्टिसिपेंट को हमको ये भी बताना है कि जितनी बार आप इस टेस्ट को लेंगे उतनी बार आपको कितना टाइम देना पड़ जाएगा, ठीक है, और कब कब टाइम पीरियड में आपको देंगे। तो क्या होता था कि आई एम मिडिल ऑफ समथिंग और आईआईटी बॉम्बे से फोन आ रहा है, सुबह में फोन आ रहा है, शाम में फोन आ रहा है, दोपहर में फोन आ रहा है, कब करोगे कब करोगे कब करोगे। भाई एक बता देते पहले से कैलेंडर, तुम कितना तारीख को तुमको करना है और इतना टाइम हमको लगेगा। तो इस कारण से क्या हो गई कि चीजें नहीं हो पाई। तो ऐसे पायलट स्टडी में क्या होती है ना, यही चीजें निकल करके सामने आती है। लेकिन कई बार आप गलती क्या करते हैं, पायलट स्टडी एक्चुअल बाहर की दुनिया पे करने की बजाय अपने मामा पे, मौसी पे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स पे और अपनी सखियों पे, सर अपने भाइयों पे कर देते हैं। तो वहां पे ये चीजें आपको रियलिटीज नहीं आती है समझ में। क्या कह रहे हैं? वो 3 नंबर का जो पॉइंट बोले ना लिखने के लिए, वो उसको रिपीट कर दीजिए ना, छूट गया था थोड़ा सा। अच्छा, एक बार कोई लिखे हैं जो वो रिपीट कर दीजिए, ठीक है, कोई जो लिखे हैं एक बार बोल दीजिए। पायलट स्टडी करना। एक और उसके पहले भी 2 पॉइंट था। प्रश्नों का चयन, टूल्स का चयन। हाँ, तो ये चीजें हैं, ये चीजें इसके इस स्टेप के अंदर इतनी ही चीजें होंगी, ठीक है। अब पायलट स्टडी क्या करती है कि इंस्ट्रूमेंट कितने रिलेवेंट है हमारे लिए वो भी ये करते हैं। मान लीजिए कि हमको इंटेलिजेंस टेस्ट करना था, पर मेरा उद्देश्य जो है ना इंटेलिजेंस टेस्टिंग के रास्ते कुछ और था। अगर हमको व्यक्ति के लॉजिकल और रीजनिंग एप्टीट्यूड को जो है ना चेक करना है, और उसके एक कंपोनेंट के रूप में हमने इंटेलिजेंस की स्टडी भी रखी। वो तो ठीक है कि लॉजिकल और कितना लॉजिक है कितना रीजन है उसी के बेसिस पे ना इंटेलिजेंस बनता है। तो उसके एक फैक्टर के रूप में हमने एक छोटा सा इंटेलिजेंस टेस्ट रख लिया अपने टेस्ट में। और भी टेस्ट रखे, सिर्फ एक नहीं रखा, इंटेलिजेंस टेस्ट रखा, फिर कुछ लॉजिक का रखा, कुछ रीजनिंग का रखा। तो अब क्या हो रहा है कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट रख लेंगे, एक लॉजिक का रख लेंगे, एक रीजन का रख लेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट के जो एक एक आइटम है, मान लीजिए उस इंटेलिजेंस टेस्ट में 10 आइटम्स थे, और उस 10 आइटम को हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, हमने देखा नहीं कि ये 10 आइटम जो है इंटेलिजेंस की विभिन्न विभिन्न परिभाषाओं को बताता है या नहीं। सोशल इंटेलिजेंस की बात करता है कि नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है कि नहीं, या फिर केवल मैथे का क्वेश्चन भरा हुआ है उसमें कि जो है इतना परसेंट नुकसान इतना परसेंट लाभ, तो इसने उसको 4 सेब दिए, उसने उसको बदले में 2 पपीता दिया, तो इतना इतना पैसा का लेन देन बाकी था। तो इसको इंटेलिजेंस टेस्टिंग मानते हैं कई लोग, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोग देखते हो कि बहुत सारे सरकारी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ डाल देता है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो आदमी ट्रेन में टिकट काटने के लिए जा रहा है, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट में तुम मैथ डाल करके तुम क्या देख रहे हो। मतलब क्या हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है, उसे क्यों उसको टेस्टिंग कर रहा है, उसे ब्याज बट्टा परसेंटेज क्यों पूछ रहा है। उससे पूछो तुम सोशल इंटेलिजेंस, उसको वैसी चीज जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, ठीक है। अब ऑफिस में बनेगा, किरानी बनेगा, बड़ा बाबू बनेगा, तो उसको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के क्वेश्चन दो, उसका जो टेस्टिंग का स्केल है ये चीज है। तो मतलब भारत में क्या है ना कि पता नहीं और कितना हजार साल लगेगा ये समझने में कि साइकोमेट्रिक्स भी एक चीज होती है। आप जिसको जिस चीज के लिए बहाल कर रहे हो उसकी टेस्टिंग वैसे करो, उस हिसाब से करो, ना कि जो है ना कुछ भी पूछ दो। तो ये क्या है इंटेलिजेंस का। और दुखद बात ये होती है कि अभिवृत्ति परीक्षण, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिवृत्ति, क्या अभिवृत्ति तुम निकाल लोगे किसी का मैथ पूछ करके। एप्टीट्यूड क्या हो गया, मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आप कह दिए, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं थी।
कोर्ट में जो है आदमी वो है टाइपिस्ट है और उसको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आप पूछ रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा लगता है कभी कभी कि एकदम 12वीं शताब्दी में जी रहा है भारत सरकार और इसके टेस्टिंग एजेंसीज। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं कि जब आप पायलट स्टडी करोगे तो आपको एनालाइज करना है सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस को, कि इंस्ट्रूमेंट जो हमने सेलेक्ट किया है उसका रिलीवेंस है कि नहीं, हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं उसका रिलीवेंस है कि नहीं। सरकारी कर्मी नहीं बनना है कभी जीवन में, मतलब इस तरीके के एटीट्यूड में रिसर्च करने में कि हम पेमेंट पा रहे हैं किसी और चीज का, कर रहे हैं कोई और काम और उसका कोई ना सेंस बन रहा है ना इम्पैक्ट बन रहा है और पूरे देश में वही चल रहा है। और मतलब आवाज उठाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, मतलब समझने की भी बात नहीं है, लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी करके स्मार्ट और इंटेलिजेंट कहला भी है, नोबडी इज पॉइंटिंग की कर क्या रहा है भाई। आईबीपीएस के एग्जाम में भी साइकोमेट्रिक्स वालों का एक पोस्ट होता है जो आता है कभी कभी, हर साल या 2 साल पे आती है वैकेंसी, उसमें एमए इन साइकोलॉजी चाहिए और थोड़ा बहुत साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो आईबीपीएस के अंदर जो दिल्ली में है, जो बैंकिंग का एग्जाम जो लेते हैं, तो उसके अंदर जब से इन लोगों ने साइकोमेट्रिशियन को हायर करना चालू कर दिया, तो आप बैंकिंग का देखते होंगे जो एग्जाम होता है उसमें बैंकिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंकिंग का एग्जाम बहुत अलग होता है, उसमें फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, फिर जो बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन और ये वो अकाउंट का टाइप होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, ये वो सब चीजों से क्वेश्चन रहता है। तो उसका एक पेपर बैंकिंग भी लोग अलग से पढ़ते हैं। तो उससे क्या है कि उसको आईबीपीएफ तो हेल्थ से रिलेटेड है ना? नहीं नहीं, आईबीपीएस बैंकिंग वाला, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, जिससे पीओ अच्छा। बनते हैं और क्लर्क बनते हैं, उस आईबीपीएस की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है क्या हुआ कि साइकोमेट्रिशियन के जाने से एक प्रॉपर जो आदमी स्टैटिस्टिकली और रिसर्च मेथड में ट्रेन है, टूल्स में ट्रेन है, तो उसके जाने से क्या हुआ कि आप आईबीपीएस एग्जाम का देखो, आपको अदर एग्जाम से बिल्कुल अलग दिखेगा वो, कि जो है ना कि इसमें कुछ सेंस है, कुछ लॉजिक है इसमें। तो वहां पे तो जहां जहां पे इस तरीके के मतलब लोग बहाल किए जाते हैं, वहां वहां पे आपको ये मिलेगा। तो पायलट स्टडी में भी हमको वही करना है, ठीक है, कि हमको टेस्ट को डिजाइन करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि जो है टेस्ट सही चीज हमको बता रहा है कि नहीं। जब रिसर्च में करेंगे तो वहाँ साफ सुथरा काम करेंगे। तो इसीलिए देखते हैं नेट पे जो है ना, मतलब पूरा हल्ला जो उठता है कि गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए खाली वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी, लोग केवल वहीं तक रहते हैं कि पैसा कमाने के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। ये देख ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में ये बात इतनी डीप है कि जब आप क्वेश्चन को और मतलब उसके रोल्स को मिलाओगे जिस पोस्ट पे वो आ रहा है, तो उसका कहीं से कोई लेना देना और रिलेवेंस नहीं है टेस्टिंग और इसका। तो सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, उसमें यही है कि राइट ऑफ टेस्टिंग जो होती है ना, टेस्टिंग बॉडीज अपने पास रिजर्व कर लेती है। पर अगर कभी ऐसा हुआ कि कोर्ट और ये सब चीज से अगर सबके पीछे पड़ गया कभी ना आदमी, कि आप किस तरीके से टेस्टिंग कर रहे हो लोगों की, किस जॉब के लिए क्या कर रहे हो, आपके पास राइट रिजर्व है, तो आपके पास क्यों नहीं टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, साइकोमेट्रिशियंस क्यों नहीं है जो टेस्टिंग को वेरीफाई करेंगे। तब जाके मामला बहुत चेंज हो सकता है भारत में टेस्टिंग का। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 2 बार आ गया इसमें, यही होता है सरकारी काम। चलो, स्टेप 4 सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। बुक लिखने वाली तो कमिटी के सदस्य होंगे, लेकिन उसमें इनकरेक्ट है, तो लिखिए सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, हाँ स्टेप 4 में, यहाँ जो स्टेप 3 दिख रहा है ना सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, 3 तक तो आप लोग लिख ही चुके हैं, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट। चौथा में लिख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव का एक सैंपल का तो प्रतिदर्श होता है, रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहेंगे हिंदी में? प्रतिनिधि, प्रदर्शन हाँ ऐसे कुछ। हाँ। प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन, मतलब जो प्रतिनिधित्व करता हो, जो बताता हो, ऐसा प्रतिदर्श, ऐसा सैंपल जो पॉपुलेशन के बारे में सही सही प्रतिनिधित्व करता हो, सही सही चीज बताता हो। हम लोग के नेता वाला जनप्रतिनिधि ना होगी, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि पब्लिक क्या चाहती है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पब्लिक के विल को। पब्लिक की विल को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो अजीबो गरीब गरीब जो है कानून आएंगे ही नहीं। पब्लिक की विल को अगर रिप्रेजेंट करेगा
तो जो बहुत सारे क्राइम्स जो ऐसे हैं जिसमें कि मतलब मेन के अगेंस्ट क्राइम हो जाए तो मेन कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ झेल सकता है, तो वहां पे भी इक्वालिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक वॉइस अगर हर्ड होगा तो जुडिशियल और लीगल सिस्टम में टाइम लाइंस की बात आएगी, कितने टाइम के अंदर आपको जो है उस केस को सॉल्व करना है जुडिशियरी के ऊपर। ये नहीं कि जिंदगी भर लगा दीजिए किसी को जस्टिस देने में। तो उसके कारण क्या हो गया, जब आपके कंट्री में जिंदगी भर लग जाता है जस्टिस देने में, तो देख रहे हैं हमारे कंट्री में क्या हो गया है कि इनजस्टिस को बढ़ावा मिल जा रहा है इनडायरेक्टली। इनजस्टिस को लोग या तो सह जाते हैं, क्योंकि सहना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप प्रतिकार करेंगे तो भी जाएंगे, क्योंकि अगले को लॉ एंड ऑर्डर का डर है नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर कुछ करेगा नहीं। और लोगों को प्रोग्रेस करना है आपके जीवन में, सबको क्रिमिनल तो बनना है नहीं कि क्राइम से लड़ने के लिए खुद क्रिमिनल बन गए। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना ये चीज है। तो क्या करना है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें लिख लीजिए, एक पॉइंट दे दीजिए, सैंपलिंग मेथड का चयन। किस तरह के सैंपलिंग मेथड का चयन करेंगे, ये होगा। अब सैंपलिंग मेथड को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सैंपलिंग को अभी ये लिख लीजिए, सैंपलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे सैंपलिंग अच्छे से। पहले ये सर्वे पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, क्योंकि सैंपलिंग के टाइप्स पे ना रिसर्च का टाइप्स भी डिपेंड करता है। अब कैसा सैंपल अच्छा सैंपल कहलाया जाएगा, ऐसा सैंपल अच्छा सैंपल कहलाया जाएगा जो आपके पॉपुलेशन के ज्यादा से ज्यादा गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, गुणों को दर्शाता है। लिख लीजिए, ऐसा सैंपल एक अच्छा सैंपल कहलाता है जो, इसके पहले वो भी लिखना है कैसा सैंपल। नहीं, ऐसा सैंपल अच्छा सैंपल कहलाता है जो अपने पॉपुलेशन के ज्यादा से ज्यादा गुणों को दर्शाता हो। ऐसा सैंपल एक अच्छा सैंपल कहलाता है जो अपने पॉपुलेशन के ज्यादा से ज्यादा गुणों को दर्शाता हो। तो इसके कारण क्या करते हैं, देखिए, अब हम लोग जब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है सैंपल पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी भी स्टडी में ना एक सैंपल नहीं लिया जाता है, बहुत सारे सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है, सैंपलिंग में, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी। अब जैसे कोई ड्रग है, ठीक है, ड्रग की कंपनी, ड्रग मतलब फार्मास्यूटिकल वाला, वो ये हेरोइन और गांजा वाला नहीं। तो कोई भी ड्रग की टेस्टिंग हो रही है, तो उसमें जो आप एक बैच प्रोड्यूस करेंगे, तो उस बैच में से एक सैंपल निकाल लिया 10 का, तो हो गया? नहीं, आप करेंगे कि जैसे मेरे पास 10,000, एक बैच में हमने 10,000 प्रोडक्ट निकाले, ठीक है, तो उसमें 10-10 का जो है 10 सैंपल हम लोग निकाले, तो लगभग जो है 1,000, टोटल सैंपल का साइज क्या हो गया, 1,000 हो गया टोटल सैंपल साइज। लेकिन सिंगल सैंपल का साइज कितना था, 10। तो सिर्फ 10 निकालेंगे तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 10-10 का 10 गो सैंपल निकालेंगे साइज का। पहले रैंडमली कहीं से 10 निकाल लिया, फिर कहीं से रैंडमली 10 निकाल लिया, या फिर कोई एक बैच, कोई कोई भी डिजाइन बना करके हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से सैंपल्स क्रिएट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि रिप्रेजेंटेटिव हो। अब मान लो कि हमने कहीं से भी 10 निकाल लिया, एक 10,000 का पूरा लॉट था, उसमें से कोई एक कॉर्नर से 10 निकाल लिया, तो माइट भी पॉसिबल है कि जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, या जिस टाइम उसमें दवाई बन रही हो या सील हो रहा हो, तो उस टाइम पे मशीन थोड़ा सा घिस गया हो या कुछ ऐसा वैसा हुआ हो, तो उस 8-10 सैंपल में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया हो। तो इन चीजों को, बहुत चीजें हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंटर करने के लिए मल्टीपल सैंपल्स जो है लेते हैं। तो जब भी आप लोग देखेंगे एक प्रतिदर्श का चयन, एक हमेशा देखेंगे कि सैंपल का उपयोग एक वचन के रूप में किया जाता है ना, कभी भी बहुवचन के रूप में, प्लूरल के रूप में नहीं किया जाता है। तो माइंड कंफ्यूज होता है कि सैंपल सेलेक्ट करना है, नहीं दोस्त, सैंपल नहीं सेलेक्ट करना, सैंपल्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए एक पॉइंट दे करके, सैंपल्स नॉट जस्ट सैंपल, लिख लीजिए सैंपल्स कॉमा, सैंपल्स कॉमा, और टिक लगा दीजिए सही का, और नीचे में लिख दीजिए नॉट जस्ट सैंपल्स, लिख के उसको क्रॉस कर दीजिए।
कि हम लोग रिसर्च में क्या करते हैं, सैंपल्स उठाते हैं, सिर्फ सैंपल एक नहीं उठाते। तो जितनी अच्छी सैंपलिंग होगी, अब एक और पॉइंट लिखिए, जितनी अच्छी सैंपलिंग होगी जितनी अच्छी सैंपलिंग होगी, रिसर्च के फाइंडिंग को उतने अच्छे से, जितनी अच्छी सैंपलिंग होगी, रिसर्च के फाइंडिंग को उतने अच्छे से जनरलाइज किया जा सकेगा। जनरलाइज का स्पेलिंग यहाँ पे डी हटा दीजिएगा उसमें। जितनी अच्छी सैंपलिंग होगी, ठीक है, रिसर्च के फाइंडिंग को उतने अच्छे से जनरलाइज किया जा सकेगा। इसका क्या अर्थ है कि सैंपल जितना रिप्रेजेंटेटिव होगा, जितना ज्यादा सबके बारे में बताता होगा, तो जनरलाइज किया जा सकता है उसके बारे में। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्चुअल में, मतलब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, आप विधायक हैं किसी एक जगह के। इसका मतलब विधायक का मतलब क्या होता है, पॉलिसी मेकर होता है। सीधा वर्ड में कहे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एमएलए बोल देते हैं, ठीक है, कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप सीधा वर्ड कहिए कि पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी बनाएगा आपके देश में। तो ये वर्ड यूज नहीं होता, हम लोग एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव भारी भरकम वर्ड यूज। तो आपके समाज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका पॉलिसी मेकर है। अब आपका पॉलिसी मेकर आपके समाज में आता है और पूछता है कि समाज में सभी लोगों से सर्वे करता है और पूछता है कि क्या जो है, मतलब शराब बिकना चाहिए, शराब बेचना सही रहेगा क्या, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हर एक वार्ड में जो है एक शराब की दुकान खोल देनी चाहिए रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, सरकार की आय को बढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है कि अगर आपका पॉलिसी मेकर जो है, आपका वार्ड काउंसलर या फिर आपका विधायक जो है, वो आकर के लोगों से ओपिनियन ले कि जो है हर एक वार्ड में या फिर 3-4 वार्ड पे मिला करके एक शराब का दुकान हर जगह पे रहना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा 90% लोगों का, 80% ज्यादातर लोगों का, ओवरऑल पॉपुलेशन का, मतलब केवल पुरुषों का नहीं। यही आना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे समझ से तो यही है, नहीं होना चाहिए, ऐसा काम मत कीजिए आप। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए सोशल हार्मनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा मैटर कर रहा है, और गवर्नमेंट के लिए क्या मैटर कर रहा है, फाइनेंसेस। कि शराब जो है, अगर हम शराब को प्रमोट करते हैं तो क्या होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट होंगे। एक दो बार जो पी लिया, स्वाद चख लिया, मजा जान गया, तो बार बार पीने का मन करेगा, तो बार बार खरीदेगा शराब का, और दाम बढ़ाएंगे, आदत से लाचार हो जाएगा। तो इतना कमा रहा है, सारा पैसा क्या देगा, सरकार के पास देते जाएगा, शराब पीते जाएगा, पैसा सरकार के पास हैवी टैक्स में जाता रहेगा, और शराब पे हम बहुत ज्यादा टैक्स लगा देंगे, तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो नहीं पब्लिक, होने का नहीं होने का बात तो सिर्फ वोमेन्स बोलेगी ना। हाँ, तो नहीं होने का बात है, मतलब इन जनरल जैसे विमेन की बात है, मेन भी तो नहीं चाहेंगे ना, मतलब जो सही मेन है, मेन या बच्चे, वो भी तो हाँ। नहीं चाहेंगे ना कि शराब, क्योंकि क्राइम बढ़ता है शराब से, शराब का सीधा सीधा लेना देना है क्राइम से। अगर हम एक पेरेंट भी है बच्चे के, तो मेल भी है, तो भी हम नहीं चाहेंगे क्योंकि मेरा बच्चा ना बिगड़ जाए, ये चीजें कॉमन हो जाए। तो जहाँ पे, जिस सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि हर जगह शराब पॉपुलर हो गया है, तो उस सोसाइटी में इस तरीके की लाने की बात कही जा रही है, हम मत करो, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है आपको। तो उसने क्या बताया कि सैंपल को रिप्रेजेंट किया, तो यही है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो वो जो व्यक्ति था, उसने पूरे के पूरे अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया एक सैंपल बन करके, एक ओवरऑल जो है ना उसका अ, विधायक बन के या नेता बन के। तो इसकी जो बात है, इसकी जो ओपिनियन है, क्या उसको इजिली जनरलाइज किया जा सकता है एज ए पॉपुलेशन पे, कहा जा सकता है कि हाँ पूरी पॉपुलेशन यही चाहती है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इसने गया, ये जो गया, सबसे पूछा, अपने सैंपल को जब कोई रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, सॉरी, जब अपने पॉपुलेशन को कोई सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा होता है अच्छे से, तब वो जनरलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तब जनरलाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बंदा नेता है, ये गया अपने चेले चपेटों के पास, सैम्पलिंग करना था इसको,
तो सैंपलिंग करना था तो ऑब्वियस है कि हर एक घर जाके हर एक आदमी का तो लेगा नहीं, तो 2 4 10 आदमी से पूछ लेगा और कागज पे साइन करा देगा। जो कि आप लोग वार्ड में देखते हैं कि कोई भी पॉलिसी आती है या नगर निगम का कोई भी ये चीज आता है कि कुछ काम कराना है, तो इसका जो 2 4 होता है मुंह लग्गू सब चिल्ला चपाटा, उसमें वही रहता है कि आप जाइए 2 4 लोगों का ओपिनियन ले लीजिए, उससे साइन करा लीजिए कि हाँ वो लोग सहमत है या नहीं है। तो एक सैंपल क्रिएट कर लीजिए 10 लोगों का 5 लोगों का, तो वो 10 5 लोग क्या होते हैं हमेशा जो है वही उसके मुंह लग्गू सब होते हैं, 4 5 जो आसपास आगे घूमते रहता है। तो इसमें भी वही हुआ कि नेता अपने मुंह मुंह लग्गू लोगों के पास चला गया और सबका सब नेता के आसपास बैठने वाले तो वही होता है ना, मतलब हम पावरफुल लोग हैं। और पावर कहाँ से आता है? शराब से आता है, शराब पावर का प्रतीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल गया है समाज में कि एक युवा और एक बच्चा जो होता है ना वो उसको एक पावर का प्रतीक के रूप में दिखता है, तो उसको भी लगता है हम भी कंज्यूम करेंगे ना, अब हम बड़े हो गए, हमको भी शराबखोरी करना चाहिए। इट्स टाइम टू बी ए पावरफुल मैन। ठीक है, तो इस तरीके से उसके पोर्ट्रेयल से क्या हो रहा है कि आप भी उस चक्कर में जा रहे हो। तो ये बंदा क्या किया कि इसने सही से रिप्रेजेंट नहीं किया सैंपल को। इसने क्या किया कि सेलेक्टिव जो है कर लिया, सिलेक्टिव कर लिया, तो अब ये जाके कह रहा है कि नहीं नहीं, लोग तो चाह रहा है, 10 लोगों से पूछे, 10 में से 9 लोग तो यही बोला कि नहीं नहीं ठीक है, होना चाहिए भाई शराब, क्या दिक्कत है? सरकार का आमदनी बढ़ेगा तभी तो सरकार जो है ना बढ़िया से वो सर्विसेज दे पाएगी लोगों को, सड़क बढ़िया कर पाएगी, पेड़ लगा पाएगी, लाइट लगा पाएगी। तो 9 में से 10, तो ये जो सैम्पलिंग सही से नहीं हुआ, इस पर जो ओपिनियन बना, इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि पूरा पॉपुलेशन यही चाह रहा था? कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यही चीज है कि सैम्पलिंग सैम्पलिंग एक बहुत क्रूशियल चीज है। अगर आप सैम्पलिंग सही से नहीं करोगे तो आपकी फाइंडिंग सही सैम्पलिंग नहीं है, सैम्पलिंग का डिजाइन सही नहीं है, सैम्पलिंग का मेथड सही नहीं है ना, सैम्पलिंग के जो टूल्स उपयोग किए आपने वो सही नहीं है, और आपने उसके बेसिस पे पूरा का पूरा महल बना दिया, मतलब आपकी नींव ही मकान की कमजोर हो गई और पूरा का पूरा जो है महल आपने खड़ा कर दिया। और किसी दिन कोई वो व्यक्ति जो है आपको स्कॉलर मिल गया जिसका स्टैट्स रिसर्च मेथड जो है आपसे ज्यादा बेहतर है, तो वो क्या करेगा? आपकी नींव को भूकंप से हिला देगा, एक पेपर लिखेगा और फिर जो है सेम आपकी वाली स्टडी को रिपीट करेगा बेटर सैम्पलिंग डिजाइन के साथ, और फिर आप फंस जाएंगे कि ये फाइंडिंग कैसे हुई। तो वो फ्लॉज को लिखेगा तो इम्प्रूवमेंट कर देगा, तो उसका तो फायदा हो जाएगा लेकिन नुकसान आपका हो जाएगा। तो यही चीज है कि सैंपल का जनरलाइजेशन जो है किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड करता है कि सैंपलिंग कितनी सही से हुई है, मतलब हमारी जो जानकारी निकली वो कितनी सही है कितनी गलत है। देखिए कैसे छोटे छोटे स्टेप्स पे डिपेंड कर रहा है। एक सैम्पलिंग पे डिपेंड किया, डिजाइन पे डिपेंड कर गया, पॉपुलेशन जो हमने किया उस पे डिपेंड कर गया, और एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव जो इस पे डिपेंड कर गया। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है आपसे, ठीक है, चाहे रिटर्न में पूछे, इंटरव्यू में पूछे, नेट में पूछे, गेट में पूछे, कहीं भी पूछे। ये नहीं पूछेगा कि स्टेप्स ऑफ जो है ना क्या है सर्वे रिसर्च, या पूछ भी सकता है, तो अगर पूछ भी दिया तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। इसी को घुमा के पूछेगा तो क्या पूछेगा? यही पूछेगा कि इनमें से किन पर जो है ना, 3 4 चीजें पढ़ ली, इनमें से किन पर रिसर्च की प्रामाणिकता डिपेंड नहीं करती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। यही है स्कॉलर के वे में पढ़ना, थोड़ा सा चीजों को सीधे सीधे नहीं पढ़ लेना, चीजों को चबा चबा के एकदम बढ़िया से खाना समझना। तब चौथा है एडमिनिस्टर द सर्वे। एडमिनिस्टर का मतलब है सर्वे कर दीजिए। ठीक है, लिख, चौथा नहीं पांचवा होगा, सॉरी, स्टेप, पांचवा स्टेप लिख लीजिए, एडमिनिस्टर द सर्वे, यानी सर्वे करना। तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस करना है, सब कुछ कर लिया, डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, अब रियल लाइफ में जाके कर दो बस। तो स्टेप 4 वही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वे या एडमिनिस्टर द सर्वे। अरे क्यों ये पीछे पड़ी हुई है यार, हमको नहीं करना है कॉल। चलो, एडमिनिस्टर द सर्वे हो गया। अब इसके बाद जो है स्टेप 6, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। एक सेकंड रुकिएगा, तो सांप घुस गया है मेरे।
तो हम लोग देख रहे थे एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। ठीक है, कि सर्वे का जब डेटा कलेक्ट हो गया, सर्वे कर दिया हमने, डेटा कलेक्ट कर लिया, स्टेप 5 में लिख लीजिए सर्वे की फाइंडिंग्स का विश्लेषण करना। ये जो स्टेप 6 है, स्टेप 6 में सर्वे की फाइंडिंग्स का विश्लेषण करना। यहाँ बुक में 5 लिखा हुआ है लेकिन आपको स्टेप 6 लिखना है। इसमें इसके नीचे में एक पॉइंट दे दीजिए, स्टेप 5 के नीचे सर सर्वे के फाइंडिंग का विश्लेषण करना, ब्रैकेट में लिख दीजिए समझना। चलिए, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए स्टैटिस्टिकल टूल्स। डेटा हैज बीन कलेक्टेड, रिसर्च डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स में क्या क्या चीजें आती है? स्टैटिस्टिकल टूल्स में कोरिलेशन आ जाएगा, रिग्रेशन आ जाएगा, मीन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ये सब टूल्स है, ठीक है। जैसे किचन का टूल्स होता है नाइफ, कलछुल, वैसे तो स्टैटिस्टिक्स के ये सब टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्हीं को स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। तो ये भी आ जाएंगे, इसका आप यूज कर लोगे, या तो फिर आप सॉफ्टवेयर का यूज कर लो, जैसे एक्सेल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एसपीएसएस है, आर है। ये सब सॉफ्टवेयर पैकेजेस है जो कि सॉफ्टवेयर मतलब स्टैटिस्टिक्स का ही काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम होता है। तो समझ लीजिए जैसे कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं ना स्टैट्स के एग्जाम में, तो उसी कैलकुलेटर में जब आप कंप्यूटर जोड़ दीजिएगा, कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते थे स्टैट्स के एग्जाम में, खाली जोड़ घटाव के लिए यूज करते थे। लेकिन अगर उसी में सोचिए कि कैलकुलेटर में हम डेटा डाल दें टेबल बना करके, जैसे रहता है क्वेश्चन में टेबल, और उसके बाद वही जो है कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये वो सब कुछ निकाल ले, तो क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर हो गया। इवन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो लोग यूज किए होंगे पीजी के स्टैट के एग्जाम में, तो उसमें वो सारी चीजें रहती है फंक्शन, खासकर केसीओ वाले में। किसी के पास था क्या केसीओ का कैलकुलेटर साइंटिफिक? था। यूज किए थे कोरिलेशन रिग्रेशन निकालने में उसको? हाँ, थोड़ा बहुत किए थे। मतलब कैसे, कि जोड़ घटाव करने में यूज किए थे या प्रॉपर टेबल बना करके कैलकुलेटर में ही सब निकाल दिए थे, एसडी वगैरह सब? शायद ये भी किए थे, हाँ जोड़ घटाव के अलावा। हाँ, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में फंक्शन रहता है, जैसे आपको क्वेश्चन में टेबल दिया ना, तो उसमें टेबल का भी फंक्शन रहता है। आप उसमें टाइप कर करके जो है टेबल बना दीजिए, उसके बाद देखिए वो एक लाइन से मीन, मीडियन, कोरिलेशन, एसडी सब निकाल के आपको जो है ना वहाँ पे प्रिंट कर देगा कैलकुलेटर में। तो आपको क्या करना है कि लास्ट आंसर मिल गया, उसको साइड में रफ में लिख लीजिए, और उसके बाद बीच का प्रोसेस जो है आप कर दीजिए, जो प्रोसेस है। तो ये, और इन जनरली आप क्या करेंगे, अगर ये काम कैलकुलेटर का स्मार्ट यूज नहीं करेंगे तब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर को सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए यूज करेंगे। बस करते जाएंगे खट 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 खट, और उसके बाद जो है देखते जाएंगे कहाँ क्या हुआ। तो उसके बाद उसमें भी तो आंसर गलत आ सकता है ना, क्योंकि आप फॉर्मूला जो लगा रहे हो, फॉर्मूला तो मैनुअली ही लगा रहे हो, और उसमें क्या होता है फॉर्मूला पहले से सेव्ड रहता है कैलकुलेटर में, उसमें फीड करना होता है आपको चीजें। तो कैलकुलेटर में बहुत छोटे स्केल पे हम लोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर होता है तो उसी को बड़े स्केल पे जो है ना बहुत अच्छे ढंग से कर देता है वो। और आईबीएम का एसपीएसएस है, जिसका कि अब आने वाले टाइम में उसका एआई वर्जन सब भी निकलने वाला है, तो हो सकता है कि वो इंटरप्रेट भी कर दे फाइंडिंग्स को आपके लिए। पहले तो केवल नंबर्स देता था, और उस नंबर के आधार पे आपको समझना होता था कि एसडी अगर इतना है, वेरिएशन इतना है, दो सैंपल में किसी में ज्यादा वेरिएशन है, किसी में कम वेरिएशन, तो उसका क्या मतलब है, ये पहले आपको समझना होता था। अब जब एआई बेस्ड होगा ना, तो हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग का एनालिसिस भी जो सॉफ्टवेयर खुद दे दे, तो ये संभव है।
तो इस तरीके से क्या होगा कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग आप करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज आपने लिख लिया, और नीचे लिख लीजिए एक पॉइंट देके स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स का यूज, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। अभी के टाइम में ये एक नॉर्मल बात है कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब अभी के समय के लिहाज से, हालांकि हम लोग के लिए तो अभी नॉर्मल है, लेकिन शायद अभी से बहुत साल पहले नॉर्मल हो जाना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का यूज करने सबको आना चाहिए। और उसके पहले की सीढ़ी है कि स्टैट्स यूज करने आना चाहिए। तो पहली सीढ़ी पहले चढ़ना है, दूसरी सीढ़ी बाद में चढ़ना है। जब पीएचडी में जाते हैं कुछ लोग, तो उनको लगता है कि ट्रेनिंग कर लेते हैं, कहीं पे वर्कशॉप कर लेते हैं 1 महीने 2 महीने का पैसा दे करके कि कैसे एसपीएसएस यूज करना है, डेटा कैसे हैंडलिंग करेंगे। वर्कशॉप करने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हमको स्टैटिस्टिक्स ही नहीं आता है, तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्या यूज करने जाने। उसकी पहली रिक्वायरमेंट है स्टैटिस्टिक्स सीखना। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। हिम्मत तो दिखाते हैं, मतलब जो लोग अच्छे से करते हैं वो लोग हिम्मत दिखाते हैं, वर्कशॉप करके आ गए, उसके बाद भी नहीं हुआ। ऐसे एक स्कॉलर को हम भी जानते हैं, वर्कशॉप कर लिया, सर्टिफिकेट है पास में, बोलते रहता है कि अब हमको एसपीएसएस का सर्टिफिकेट है, लेकिन डेटा एनालिसिस कराने के लिए मेरे पास आया, नॉलेज ही नहीं था स्टैट्स का। तो यही है, ये चीज हो गई। इसके बाद लिख लीजिए अगला स्टेप जो है 7वां स्टेप, फिर सर्वे का रिपोर्ट बनाना। इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख लीजिए सर्वे का रिपोर्ट बनाना। इसमें अंदर में लिख लीजिए इस रिपोर्ट में इसकी भी चर्चा रहती है। ठीक है, 2 दिन चलेगा पूरा ये सर्वे रिसर्च। ठीक है, क्लियर हो जाएगा पूरा इसमें सब कुछ। आज स्टेप्स देखें, स्टेप्स के आगे भी अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा सा जाएंगे। टाइप्स ऑफ सर्वे, यही सब इम्पोर्टेंट है, कोहोर्ट, पैनल। लिख लिए सब लोग ना? कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स, और अंतिम स्टेप लिख लीजिए 8वां स्टेप, सर्वे की फाइंडिंग को दुनिया को बताना। दो पॉइंट दिखिएगा, देखिएगा नीचे 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। एक रिसर्च पेपर, दूसरा आर्टिकल, तीसरा बुक्स। दुनिया को बताने के लिए क्या क्या कीजिएगा? रिसर्च पेपर जो है अपना पब्लिश कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल लिख दीजिएगा कहीं पे जर्नल में, किताब में लिखिएगा, उसके ऊपर एक किताब लिख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं। तो ये सब लिख लीजिए कॉमा करके इसमें। तो सर, क्या क्या बोले थे? सर्वे की फाइंडिंग को दुनिया को बताना अंतिम स्टेप है, जिसमें लिख लीजिए पॉइंट वाइज करके कि रिसर्च पेपर, कॉमा, आर्टिकल, रिसर्च पेपर, कोमा, आर्टिकल, आर्टिकल के अलावा और क्या डालेंगे? सेमिनार। बुक्स, हाँ, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस। कि हमने ये काम किया है। अभी एक डिसीजन आया है यूजीसी का, चलिए यहीं पे हो गया, यहीं तक आते रहते हैं क्लास में। एक यूजीसी का जो न्यू गाइडलाइंस आया है प्रोफेसर के बहाली के लिए, जिसके लिए ये चीज कहा गया है कि एपीआई स्कोर को हटाया जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो उसके तहत ये बोला गया कि जो लोग पहले यही था ना कि कौन कितना ज्यादा सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस किया, कितना ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उस पर डिपेंड करता था प्रोफेसर का प्रमोशन, ठीक है, और उस पर सैलरी, उसका रैंकिंग जो होती थी। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे
पब्लिश करेंगे, करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका सैलरी बढ़ता जाएगा, प्रमोशन बढ़ता जाएगा। तो एक बात बताइए, जब प्रोफेसर केवल पब्लिकेशन के पीछे ही पागल रहेगा तो क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं। क्या सरकार उसको इस बात के लिए पैसा दे रही है कि जो है कि आप केवल प्रमोशन करते जाओ अपना, या उसको पैसा